अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो क्लास 10th का यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 है, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हवाले से है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक और कमेंट लाजमी तौर पर करें और शेयर लाजमी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ये लेक्चर सुने और उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमारा जो लेक्चर है वो आज एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और समटाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोस्ट रिपीटेड ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शायद ये 40 to 50 टाइम्स जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया हुआ है, क्योंकि ये जितने भी बोर्ड्स हैं हमारे, पंजाब बोर्ड हो गया, खैबर पख्तूनख्वा, जितने भी हमारे साहिवाल बोर्ड हो गया, ये काफ़ी इसमें रिपीटेड है। तो आपने इसको लाजमी तौर पर आपने इसको देखना है, इस लेक्चर को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम डेफिनेशन करेंगे, फिर उसके फार्मूले को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिर हम उसकी दो रूल्स आते हैं, दो केसेस आते हैं, जिसमें वो अक्सर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है विद द यूनिट एंड विद द नो यूनिट, यानी केसी के यूनिट के साथ और केसी हैव नो यूनिट। इसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको दोबारा ये 4 पॉइंट्स बता दिए हैं कि इस लेक्चर में हमारे ये 4 पॉइंट्स हैं, जिनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक एक पॉइंट में एमसीक्यूज छुपा हुआ है, जो कि मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज भी बन के आ जाते हैं। तो हमें इस लेक्चर के एक एक पॉइंट को लाजमी तौर पर ध्यान से सुनना है और उसको फिर हम लास्ट पे दोबारा भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट। मतलब ये एक पॉइंट यहाँ तक, ठीक है, आपने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक समझना है इसको। ये क्या है? रेशो कहते हैं डिवीजन को, ठीक है, एक चीज़ कहते हैं ये डिवीजन है, ठीक है। इसकी रेशो है, किस चीज़ की रेशो है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट यू नाउ क्या होता है? जो सब्सटेंस रिएक्ट करें तो फिर उससे जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो उसकी कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। अब प्रोडक्ट जो है उसकी कोई ना कोई कोफिशिएंट हो सकता है, कोई ना कोई उसकी पावर हो सकती है। तो उसकी पावर का जो पावर जो है उसकी रेज टू पावर, जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट, लेट्स सपोज हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो HI है, ठीक है। अब ये जो ऊपर हमारे पास क्लियर नज़र आ रहा है, इट इज़ द पावर ऑफ कोफिशिएंट। इसको हम पावर ऑफ कोफिशिएंट कहते हैं, जो किस चीज़ की है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की ये क्या है? पावर है। आपको इतना समझ आ गया ना। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? रिएक्टेंट भी हमने पढ़ा है, जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं? हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो नाउ ये रिएक्टेंट जो है इनकी कंसंट्रेशन रेज टू पावर ऑफ द कोफिशिएंट। अब इनकी भी पावर होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास रिएक्टेंट है H2, ये प्रोडक्ट हमारे पास कैसे फॉर्म हुआ है? H2 एंड I2, आयोडीन के रेड करने से हमारे पास क्या हुआ है? ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है? H2 एंड I2। हमारे पास इनकी पावर नहीं है, तो हम इनकी पावर को रेज टू पावर नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनकी पावर नहीं है। क्योंकि एज इट इज़ हम इनको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास HI बनता है, जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड है, और उसकी जो पावर बनती है वो 2 बनती है। इनमें कोई भी पावर नहीं होती। तो ये डेफिनेशन जो एज इट इज़ है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। ये जो डेफिनेशन है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Kc से, ठीक है। ये जो Kc है ये हम इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से रिप्रेजेंट करते हैं। और Kc किसकी रेशियो है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया?
केसी की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केसी का फार्मूला। केसी का फार्मूला जो है वो एज इट इज़, जैसे कि डेफिनेशन जिसको याद होगी उसको फार्मूला भी याद हो गया। केसी की डेफिनेशन जो है उसको ही आपने एज इट इज़ लिख देना है कि ये रेशो है। अब रेशो को मैंने पहले भी आपको बताया कि वो डिवीजन होती है, तो डिवीजन लगा के आपने, ठीक है, ऊपर ये लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ मतलब प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो ये इसकी क्या होगी, ये रेशो जो है वो क्या है, इज इक्वल टू केसी का फार्मूला, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ केसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही कहते हैं। उसकी जो डेफिनेशन है, उसका फार्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी तौर पर करना है। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो केसी की डिपेंडेंस है। केसी किस पे डिपेंड करता है और किसकी वजह से केसी की वैल्यू चेंज हो जाती है और किस चीज़ की वजह से केसी की वैल्यू चेंज नहीं होती, उसको हम डिस्कस करते हैं कि केसी की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर वो लाजमी तौर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के बढ़ने से, कम होने से उसकी केसी की वैल्यू पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा वो जो है ना इसकी वजह से डिस्टर्ब होती है। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, केसी की वैल्यू जैसे कम होगी, ज़्यादा होगी, तो ये इस तरह ये कि वैल्यू ऑफ केसी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, लेकिन वो डिपेंड नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि केसी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। तो वो एमसीक्यूज दे देता है कि केसी की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ केसी डिपेंड्स अपॉन, तो एमसीक्यूज के ऑप्शंस जो होते हैं वो दे देता है टेम्परेचर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये भी पढ़ा था कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखा हुआ था, पर उन्होंने ये गौर नहीं किया कि वहाँ पर ये लिखा हुआ था केसी उस पर डिपेंड नहीं करता। तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होकर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर लगा देते हैं, जो कि रॉन्ग आंसर है। तो आपने लाजमी तौर पर इसको ध्यान से देखना है कि केसी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, नॉट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, डिपेंड नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर, और डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पर। नेक्स्ट इसके केसेस हैं कि केसी किस पे डिपेंड करता है, मतलब केसी डिपेंडेंस तो हमने पढ़ लिया है। अब ये है कि केसी के यूनिट, अगर केसी की वैल्यू, अब हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, उसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आ जाए तो केसी हैज़ अ नो यूनिट। लेकिन अगर उसके नंबर ऑफ, इन सिंपल वर्ड में आपको पहले ही बता रही हूँ ताकि नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे आपको ज़्यादा आसानी होगी, आपके माइंड में होगा कि ये पॉइंट है, इस वजह से केसी के यूनिट होते हैं और इस वजह से केसी के यूनिट नहीं होते। तो केसी का यूनिट तब होता है जब उसके पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल ना हो, मतलब उसके तब मतलब उसका यूनिट नहीं होता जब उसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों। दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, जब उसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों तो केसी हैज़ नो यूनिट। लेकिन जब नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट इक्वल, मतलब 2 और 3 की रेशियो आ गई है, 3 और 2 की रेशियो आ गई, एज इट इज़ ये इक्वल तो नहीं है। इक्वल तो तब होंगे जब 2/2 की रेशियो आएगी, 4/4 की रेशियो आएगी, 6/6 की रेशियो आएगी, तब जब इक्वल होंगे तब उसका कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन अगर रेशियो इक्वल नहीं होगी तो उसके क्या होंगे, यूनिट होंगे। स्टूडेंट अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि कोई भी एमसीक्यूज़ दे देते हैं और वो इक्वेशन दे देते हैं और कहते हैं कि इसका यूनिट है कि नहीं, नीचे यूनिट भी लिख देते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखें आप, केसी हैज़ नो यूनिट, नंबर 1 केस है, 2 केसेस हैं। मतलब केसेस में ये है कि केसी का यूनिट है और केसी का यूनिट नहीं है। केसी का यूनिट तब नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया है, कि जब नंबर ऑफ मोल दोनों साइड पे इक्वल हो तो केसी हैज़ नो यूनिट। अब स्टूडेंट आप ये देखें कि इसका नंबर ऑफ मोल 1 है, ठीक है, और इसका नंबर ऑफ मोल भी 1 है। 1 और 1 कितना होता है, 2, और इधर कितने हैं, इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं, तो रेशियो क्या होगी, इक्वल। रेशियो किस चीज़ की होती है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की। ठीक है, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की जो रेशियो होती है वो क्या होती है, इक्वल हो जाएगी। जैसे कि इधर हम अगर पुट करें तो HI और हाइड्रोजन आयोडाइड ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, इन वैल्यूज़ में हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब को मतलब पुट करेंगे, जैसे कि HI में, तो इसका स्केयर आ गया। ठीक है, अब स्केयर दोनों, नीचे भी 2 हैं ऊपर भी 2 हैं, तो दोनों कट डाउन हो जाएंगे, तो केसी का कोई भी यूनिट नहीं आ जाएगा। आपको दोबारा मतलब यही
आसानी वाली बात है, आप सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को देखें, उसमें अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पे इक्वल हैं तो सिंपल वर्ड में आप कुछ ना सोचें, सिर्फ वही MCQs लगाएं, वही शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें उसका कोई यूनिट नहीं आता। लेकिन अगर उसके रेशियो में डिफरेंस है, 2/3 का डिफरेंस है, यानी 2/3 की रेशियो आ गई है, 4/6 की रेशियो आ गई, तो आपने उसको ध्यान से अटैम्प्ट करना है। पहला MCQs तो फिर ये ख़त्म ही हो जाता है। अक्सर MCQs आ जाते हैं, इक्वेशन आ जाती है, कहते हैं कि इसका यूनिट है कि नहीं, उसका यूनिट दे देते हैं और लास्ट पे लिखते हैं नो यूनिट। तो अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो फिर आपने नो यूनिट पे जाना है, लेकिन अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे तो नो यूनिट वाले को आपने स्किप कर देना है और उसको बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि वो आपका रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट है जिसमें उसके पास यूनिट होते हैं। इसमें मैंने पहले भी बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल ना हो तब ये केस आता है कि उसके यूनिट होते हैं। अब देखिए, हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया। अब इधर देखें कि 3 मोल और 1 मोल, ठीक है, इधर 4 मोल हैं और इधर हमारे पास 2 मोल है। अब 4 और 2 की रेशियो इक्वल तो नहीं हुई ना, तो ये रेशियो इक्वल नहीं है, तो एज इट इज़ हमें पता चल गया कि इसका यूनिट है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट इक्वल तो इसके यूनिट होंगे। लेकिन आपने इसको सॉल्व लाजमी तौर पे करना है, क्योंकि इसके लास्ट पे हमने यूनिट भी निकालने हैं। हमारे पास ऐसे ही MCQs आ जाता है, हमें सिर्फ ये इक्वेशन देते हैं और कहते हैं कि इसका यूनिट बताएं, तो हमने इसको एज इट इज़ जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना है। प्रोडक्ट की रेशियो ऊपर आ जाएगी और नीचे रिएक्टेंट आ जाएंगे और अंदर मतलब आपने पुट करना है। जैसे इधर 2 की पावर है, इधर 3 की पावर है, और पावर मतलब जो यूनिट है उसको पुट करना है और लास्ट पे हमारे पास एज इट इज़ क्या आ जाता है, मोल, डेसीमीटर क्यूब और 6 और -2। अब देखें नीचे मोल पर कितने हमारे पास 2 रह गए थे, क्योंकि 2 की पावर थी। अब हमारे पास एज इट इज़ NH3 और हमारे पास कितनी है, 2 है, ठीक है, पावर क्या है, 2 है, हमारे पास मोल्स क्या है, 2 है, तो हमने उसकी पावर ले ली। N2 उसकी कोई भी पावर नहीं है तो एज इट इज़ 1 ही रही, और H2 की क्या है, 3, ये हाइड्रोजन की 3 पावर है, हमने 3 पुट किया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का 3 क्यूब, ठीक है, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब एज इट इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब कटिंग हो गया, 3 और 1, अब 1 और 3 की रेशियो है, एक जो है वो मतलब 2, अगर हम 2 और 1 करें, ठीक है, और ऊपर हमारे पास 1 की, तो 1 कटिंग हो गया और नीचे क्या बचा हमारे पास 2, तो 2 नीचे जो है हमारे पास पावर बच गई और हमने इसको एज इट इज़ ऊपर लाया। मैथ का रूल है कि जब कोई भी पावर नीचे से ऊपर जाती है तो वो क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, अगर वो पॉजिटिव में है। अब अगर 1 का क्या है, नेगेटिव में है, या अगर पॉजिटिव में है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। तो इसको कहते हैं, ये मैथमेटिक्स का रूल है, तो यही हमने इसको माइंड में रखते हुए इसकी पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2, तो मोल -2 डेसीमीटर क्यूब और 6, ये हमारे पास Kc का यूनिट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज लेक्चर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हवाले से, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एज इट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।